हे गाइस, मैं रोहित मौर्य आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बैक टू साइंस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हम इसमें 10th क्लास साइंस एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। इसमें हमने चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया है। प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया। हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े रहें। तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमारे लिए समीकरण को संतुलित करना है। आपकी स्क्रीन पर रहा पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 7 का ए जो पोर्शन है उसमें हमसे पूछा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं कि हमारी जो रिएक्शन हमें करानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करानी है। तो CaOH का होल ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हमारे लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से करानी है। फिर हम एरो लगा देते हैं। एरो हमारा दर्शाता है कि हमारी रिएक्शन हो रही है। आगे जो हमारे लिए प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, मतलब CaCO3, और इसके साथ ही हमारे लिए जल प्राप्त होता है H2O। ये चीज़ें हमारे लिए प्राप्त होती हैं। अब समीकरण को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कई बार पूछा जाता है कि ये CaO का साधारण नाम, CaOH का होल ट्वाइस जो हमारे दिया हुआ है इसका साधारण नाम बताइए। इसी प्रकार से CaCO3 का साधारण नाम बताइए। तो CaOH का होल ट्वाइस इसे बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। केमिस्ट्री की भाषा में इनका साधारण नाम होता है इसका बुझा हुआ चूना। बुझा चूना जिससे हम दीवारों पर कलर करते हैं, बुझा हुआ चूना होता है ये, वाइट वॉश करने वाला। इसी प्रकार हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं चूना पत्थर, जिससे चूना बनाया जाता है। और इसका दूसरा नाम होता है संगमरमर का पत्थर। और इसको हम खड़िया मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम खड़िया मिट्टी भी होता है, जिससे हम चौक बनाते हैं। अब हम बात करेंगे समीकरण को संतुलित करने की। तो संतुलित करने का वही तरीका है हमारा। पहले हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। तो एरो के इस तरफ इस तरीके से हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन हमारा LHS साइड होती है, ये वाली हमारी RHS साइड होती है। अब संतुलित करने का क्या नियम होता है कि जो हमारे LHS वाले तत्वों की जो अणु हैं उनकी संख्या और जो उत्पाद हमारे लिए प्राप्त हुआ उसके अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो हम पहले लिख लेते हैं, ये वाली साइड कहलाती है हमारी, यहाँ पे जो लिखे जाते हैं वो होते हैं अभिकारक, और जो RHS साइड में लिखे जाते हैं वो हमारे होते हैं उत्पाद। तो इन दोनों की संख्या जो है इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम जो इसके मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, जो अणु दिए हुए हैं, उनकी संख्या को लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम के अणुओं की संख्या लिख लेंगे। ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या लिख लेंगे। कार्बन की संख्या लिख लेंगे। इसी प्रकार हाइड्रोजन की संख्या को लिख लेंगे। ऐसे यहाँ पे करेंगे, ऑक्सीजन की संख्या, कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं की संख्या। तो हमारा यहाँ पे जो कैल्शियम का अणु है यहाँ पर 1 दिया हुआ है। ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन के हमारे 2 अणु यहाँ पर हैं और 2 अणु यहाँ पे हैं, मतलब 4 अणु दिए हुए हैं। कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारा सिंगल फॉर्म में मौजूद है, तो कार्बन का 1 अणु। इसी प्रकार हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? हाइड्रोजन के भी हमारे पास 2 अणु दिए हुए हैं। इसी तरीके से हम RHS साइड वाले में आ जाते हैं। यहाँ पर जो हमें प्राप्त होता है उत्पाद में कैल्शियम का 1 अणु प्राप्त होता है, कार्बन का हमारे लिए 1 अणु प्राप्त होता है,
ऑक्सीजन के हमारे पास हमें 4 अणु प्राप्त होते हैं और इसी प्रकार हाइड्रोजन का हमारे लिए 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो इससे हमारे लिए पता चलता है कि जो हमारी रिएक्शन है वो फुली बैलेंस्ड है। देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या, कार्बन मतलब कैल्शियम के अणु की संख्या बराबर है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, यहाँ भी 2 अणु हैं। तो ये समीकरण हमारी जो है संतुलित समीकरण है। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें हमसे कहा गया है, जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में हमसे कहा गया है जिंक की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ करानी है और उसके बाद हमारे लिए प्राप्त होता है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। मतलब हमारे लिए जिंक की क्रिया, जिंक का सूत्र जो होता है हमारे Zn, Zn की क्रिया हमारे लिए सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का होता है AgNO3 के साथ हमारे लिए रिएक्शन करा देनी है। रिएक्शन के बाद हमारे लिए जो प्राप्त होता है जिंक नाइट्रेट मतलब ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर धातु मतलब Ag हमारे लिए प्राप्त होता है। अब हम इसका फॉर्म लिख देंगे कि ऑक्सीजन मतलब ये हमारी जो गैसीय अवस्था में है या फिर ठोस अवस्था में है या लिक्विड फॉर्म में है। तो बात करें हम जिंक की, तो जिंक हमारी धातु है मतलब सॉलिड स्टेट में होगी। AgNO3 भी हमारी सॉलिड स्टेट में है, इससे जिंक नाइट्रेट भी हमारे लिए सॉलिड प्राप्त होता है और ये भी हमारे लिए सॉलिड स्टेट में ही प्राप्त होती है। आगे हम बात करेंगे समीकरण को संतुलित करने की। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए वही फॉर्मूला अपनाएंगे, फिर से इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, LHS RHS। यहाँ पर अणुओं की संख्या लिख लेंगे, Zn के अणुओं की संख्या, Ag और नाइट्रेट के अणुओं की संख्या। ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे जिंक के अणुओं की संख्या, Ag के अणुओं की संख्या, नाइट्रेट आयन की संख्या। तो यहाँ से हम देखेंगे जिंक का हमारे लिए यहाँ पर एक ही अणु दिया हुआ है, Ag का हमारे लिए एक अणु दिया हुआ है और नाइट्रेट का हमारे लिए एक अणु दिया हुआ है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे लिए जिंक का एक अणु दिया हुआ है, Ag का एक अणु दिया हुआ है, लेकिन नाइट्रेट के हमारे लिए 2 अणु दिए हुए हैं। तो इसे संतुलित करने के लिए हम तराजू वाले फॉर्म का यूज करेंगे। जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तराजू नियम के बारे में पता है, जो नए हैं तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ तराजू का नियम हमारा क्या है। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बना रखी है हमने समझने के लिए। जिस प्रकार से तराजू का यूज हम 2 चीज़ों को, अगर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, चीज़ों को 2 भागों में अगर हमें अलग अलग बांटना है बराबर बराबर मात्रा में, तो क्या करते हैं तराजू का यूज करेंगे हम। तो इसमें क्या होता है, तराजू का नियम क्या है, यदि हमारे पास कोई भी आलू का ढेर है, उस आलू के ढेर को हमारे लिए 2 बराबर भागों में बांटना है, तो कैसे नापेंगे। शायद जो समझदार लोग हैं वो कुछ अलग तरीके से बांटेंगे और जो कुछ थोड़े से कम समझदार होंगे वो कुछ अलग तरीके से बांटेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, मतलब हमने ऐसा कर दिया, कुछ लोग ये हुआ, कभी कभी क्या होता है एक पलड़ा ऊपर एक पलड़ा नीचे रह जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो समझदार होंगे वो क्या करेंगे, जो कम वाला होता है उसमें बढ़ा देंगे, जबकि दूसरे होंगे वो निकाल देंगे। तो इसमें हम यही करते हैं, जो चीज़ें कम होती हैं, माना कि LHS साइड जो हमारी है उसमें चीज़ें कम हैं RHS साइड वाले की अपेक्षा, तो हम क्या करेंगे, इस वाले में से ना कम करके इस वाले में हम चीज़ों को बढ़ा देंगे, संख्या बराबर कर देंगे। तो यही हमारा नियम है तराजू का नियम। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं किसमें क्या चीज़ कम है। यहाँ पे Zn पूरा है, Zn यहाँ 1 है, हमारे पास कमी नाइट्रेट की है, यहाँ अधिकता है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रेट की कमी है।
तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे NO3 जो हमारा है 2 मॉलिक्यूल हो जाए उसके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे संतुलित करने के लिए यदि हम जो हमारा NO यहाँ पे NO3 का 2 मॉलिक्यूल है जबकि हमारे यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है, यदि हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम NO3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। जैसे ही हमने 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, यहाँ पे हम इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में Ag है, फिर Ag के बाद NO3 है, तो यहाँ पे भी 2 अणु हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें देखा कि हमारे पास नाइट्रेट जो आयन थे वो पूरे हो गए, 2 संख्या हो गई, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास जो Ag है उसके अणु में बढ़ोतरी हो गई, जबकि यहाँ पर हमारा Ag का एक ही अणु है। तो यदि हम यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे Ag की संख्या 2 हो जाएगी। हम देखते हैं कि समीकरण हमारी संतुलित हुई या नहीं हुई। तो यहाँ से हम देखेंगे Zn का एक अणु, Zn का इधर भी एक है, यहाँ Ag के 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, नाइट्रेट के 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। तो ये समीकरण हमारी संतुलित हो गई। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। जो क्वेश्चन नंबर सी है हमारा दिया है, इसमें हमारा दिया है एल्युमिनियम की क्रिया कॉपर क्लोराइड के साथ करानी है हमारे लिए। तो इसमें हमारे लिए क्या बनेगा, तो सूत्र लिख ले रहे हैं हम। जो हमारा क्रिया हमें करानी है, एल्युमिनियम की क्रिया हमें करानी है, तो एल्युमिनियम Al की क्रिया हमें करानी है कॉपर क्लोराइड से, मतलब CuCl2 की क्रिया करानी है हमें Al के साथ। रिएक्शन का चिन्ह लगा दिया हमने। हमारे लिए प्राप्त हुआ एल्युमिनियम क्लोराइड, मतलब AlCl3, और इसी के साथ हमें प्राप्त हुआ कॉपर धातु। अब ये समीकरण यहाँ से हम देख लेते हैं कि समीकरण संतुलित है नहीं है। तो देखने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे Cl के 2 अणु दिए हुए हैं और यहाँ पर Cl के 3 अणु दिए हुए हैं, मतलब इसका मतलब इस समीकरण हमारी संतुलित नहीं है। अब इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो वही नियम, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, LHS RH S। आगे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम अणुओं की संख्या लिख लेंगे, Cl की 2 है, Cl2, कॉपर की 1 है, एल्युमिनियम की भी 1 है, यहाँ भी लिख लेंगे हम। तो हमारे यहाँ पर जो अणुओं की संख्या है वो एल्युमिनियम की 1 है, कॉपर की 1 है, जबकि Cl की 3 है। अब हमारे पास यहाँ पर Cl की संख्या 3 है जबकि यहाँ पे 2 है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे ये Cl की संख्या हमारी बराबर हो जाए, क्योंकि ये तो बराबर है तो इनसे तो हमें कुछ है मतलब ही नहीं है। लेकिन हमें बराबर क्या करना है, क्लोरीन की संख्या दोनों तरफ बराबर करनी है। तो ऐसी किस चीज़ से गुणा की जाए, अब हम गुणा किस तरफ करेंगे, जिस तरफ हमारी संख्या कम है। तो यहाँ पे हमें किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करनी है जिससे कि ये संख्या हमारी बराबर हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम यदि क्लोरीन है, क्लोरीन की अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 6 अणु हो जाएंगे। जब हम यहाँ पर क्लोरीन में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे कॉपर के 3 अणु हो गए और हमारे क्लोरीन के 6 अणु हो गए। इस तरफ जब हमने यहाँ पे किया तो यहाँ पे हमारे क्लोरीन के अणु कितने 3 हो गए और यहाँ पे हमारे कितने रह गए क्लोरीन के, कॉपर के हमारे 3 हो गए और यहाँ पे कॉपर का हमारा 1 रह गया। अगर हम यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे जो कॉपर है, कॉपर के अणु हमारे यहाँ पे हो जाएंगे 3। चूँकि जो हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है वो एल्युमिनियम क्लोराइड का वास्तविक सूत्र होता है हमारा Al2Cl
तो हम यहाँ पर Al2Cl3 इसे सूत्र बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो हमारी समीकरण जो है बैलेंस्ड हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 अणु यहाँ हो जाएंगे, 2 अणु यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड होता है उसका सूत्र हमारा यह होता है, क्योंकि एल्युमिनियम पर प्लस का 2 चार्ज, मतलब एल्युमिनियम प्लस का 3 चार्ज होता है और क्लोरीन पे हमारा माइनस का 2 चार्ज होता है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, संयोजकता वाले चैप्टर में सूत्र लिखना वहीं पे सिखाया जाता है कि जिसकी जितनी वैलेंसी होती है उसकी वैलेंसी अपोजिट डायरेक्शन में लग जाती है। मतलब एल्युमिनियम की हमारी कितनी है, एल्युमिनियम के प्लस की 3 वैलेंसी होती है, Cl की माइनस की 2 वैलेंसी होती है। जब भी हम सूत्र लिखते हैं तो सूत्र लिखते समय पे जो भी हमारे दिए होते हैं एल्युमिनियम और Cl, तो इन दोनों की वैलेंसी एक दूसरे के विपरीत लग जाती है। मतलब इसकी वैलेंसी आ जाएगी यहाँ और क्लोरीन की वैलेंसी पहुँच जाएगी यहाँ। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरीन की वैलेंसी ये वाली यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगी Al2 और जो एल्युमिनियम की वैलेंसी है वो Al ये हो जाएगी Cl3 ये। तो हमारा यहाँ समीकरण संतुलित हो जाएगी। आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमारे दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम सल्फेट के साथ कराने पर। क्वेश्चन नंबर हमारा सी, बेरियम क्लोराइड की क्रिया हमारे लिए करानी है पोटेशियम सल्फेट के साथ। तो बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 की क्रिया हमारे लिए करानी है पोटेशियम सल्फेट के साथ। तो इसका सूत्र होता है हमारे K2SO4 के साथ रिएक्शन का चिन्ह लगा दिया हमने। हमारे लिए प्राप्त हुआ बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4 प्राप्त हुआ और हमारा प्राप्त हुआ हमारे लिए पोटेशियम क्लोराइड, मतलब पोटेशियम क्लोराइड का हो जाएगा हमारा KCl। ये हो गया। अब हम देखते हैं इसे संतुलित करने है या नहीं है, संतुलित करेंगे। देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है यहाँ पे K के हमारे पास कुल यहाँ पे 2 अणु है, यहाँ पे हमारे पास एक ही अणु है। क्लोरीन के हमारे यहाँ 2 अणु है, यहाँ पे 1 अणु है। इसका मतलब ये समीकरण संतुलित नहीं है। तो समीकरण को संतुलित करेंगे, इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। इधर की अणुओं की संख्या लिख लेंगे, Ba की अणुओं की संख्या, K की अणुओं की संख्या, Cl के अणुओं की संख्या और सल्फेट आयन की अणुओं की संख्या। इस प्रकार यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बेरियम का 1 अणु है। पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम के 2 अणु हैं। क्लोरीन के हमारे पास 2 अणु हैं। सल्फेट का हमारे पास 1 अणु है। इसी प्रकार से इस वाले साइड में देख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा RHS LHS। यहाँ पे हम देखेंगे Ba का हमारा 1 अणु है, K का हमारा 1 अणु है, Cl का हमारा 1 अणु है, जबकि SO4 भी हमारा 1 ही अणु है। हमने क्या सीखा था कि जिस तरफ अधिकता होती है वहाँ पर हम कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, जिधर हमारी कमी होती है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ पे क्लोरीन की संख्या हमारे पास 2 है, पोटेशियम के अणुओं की संख्या हमारे पास 2 है, जबकि यहाँ पे पोटेशियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है। क्या करें जिससे 1 से 2 हो जाए, तो हम क्या करें, इसमें अगर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पोटेशियम की 2 हो जाएगी और इसकी भी हमारी, क्लोरीन की भी हमारी 2 हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, पोटेशियम क्लोराइड कि आगे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी ये संख्या बराबर हो जाएगी और ये समीकरण हमारी संतुलित हो गई। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि हमने पिछली कक्षा में, जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आपको ये उदाहरण देख करके बताना है कि ये किस तरीके की, मतलब कौन से टाइप की रिएक्शन है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजें। और आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। आगे वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिकल जो हमारे इस लेसन के हैं
डिफरेंट टाइप की हमारी रिएक्शन के प्रैक्टिकल हैं, वो हम प्रैक्टिकल वीडियो भी हम अपलोड करेंगे।